Welcome students. In today's topic we are going to discuss the magnetic field due to magnetic dipole on a point on axial line. We have discussed a similar article in electric field also. There we discuss electric field due to electric dipole on a point on axial line. So I have told you that before we discuss this article you need to go through that previous article in the चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप यू हैव डन दैट. ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है. मैग्नेटिक डाइपोल एक बार मैग्नेट होता है. बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है. ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है. इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमेशा मैंने आपको बताया था साउथ से नॉर्थ की तरफ को होता है. इस मैग्नेटिक डाइपोल की जो लेंथ है वो 2L है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में. और कोई भी लाइन जो इसके एक्सिस जो इन दोनों पोल्स के बीच में से पास करती है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं. तो ये एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन हो गई जो दोनों पोल्स के बीच में से पास करती है. इसकी लेंथ 2L है. ये कोई पॉइंट P है जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से. तो आपने ये पॉइंट P मान लिया. इसका डिस्टेंस अब डाइपोल के कौन सा पॉइंट लेते हैं? डाइपोल का हम सेंटर लेते हैं O. सेंटर से इसका डिस्टेंस R है, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो दो पोल्स हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ QM है और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी QM है. QM का मतलब है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. ये Q हमने इसको चार्ज नहीं मानना है, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं हम. तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर है. एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है. तो पहले हम इसकी वजह से या हम नॉर्थ पोल की वजह से, इस पोल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. यदि इसकी पोल स्ट्रेंथ QM हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? वो होगी, उसको हम V1 कह रहे हैं, μ0 अपॉन 4 पाई QM. ये पोल स्ट्रेंथ हम लिखते हैं अपॉन R-L का स्क्वायर. ये R-L क्यों हुआ? क्योंकि ये डिस्टेंस है R. ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये 2L है. तो ये कितना हो गया? L. तो ये कितना बच गया? NP. कितना बचा ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बच गया हमारे पास R-L. R में से ये L कम कर दिया तो R-L इसका स्क्वायर. ये अलोंग NP इस तरफ को ये मैग्नेटिक फील्ड होगी B1. NP अलोंग NP. इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, इस साउथ पोल की वजह से वो भी इतनी ही होगी, μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? ये L है, क्योंकि ये हाफ है इसका 2L का, ये L है. तो कितना बन गया? R प्लस L का स्क्वायर अलोंग. ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होगी? B2 की वैल्यू वो इस तरफ को होगी अलोंग P से S की तरफ को, अलोंग PS. अब आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे. तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो गया? B1 प्लस B2. लेकिन जब आप इनको देखते हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है. B1 इस तरफ को है, B2 इस तरफ को है. अब बड़ा कौन है इनमें से? B1 बड़ा है या B2 बड़ा है? तो कैसे पता लगाएंगे? इस फार्मूले में देखिए, μ0 अपॉन 4 पाई QM. यहाँ पर भी μ0 अपॉन 4 पाई QM. नीचे क्या है? R-L का स्क्वायर, मतलब ये छोटी क्वांटिटी है. और यहाँ पे क्या है? R प्लस L स्क्वायर, ये बड़ी क्वांटिटी, मतलब इस फैक्टर को बड़ी क्वांटिटी से भाग दिया है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यदि नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, नीचे छोटी क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी. तो B1 की वैल्यू, B1 इज ग्रेटर देन B2. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल कितनी होगी? ये B इक्वल टू B1 प्लस P2, दैट इज B1 माइनस B2. ये हमने डायरेक्शन को ध्यान में रख करके ये माइनस चिन्ह लगाया यहाँ पे, क्योंकि B1 और B2 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. तो B इज इक्वल टू B1 और B2 की वैल्यू पुट करिए, μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन R-L का स्क्वायर, ये B1 की, माइनस μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का स्क्वायर इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई QM. ये दोनों जगह हैं तो कॉमन ले लिया. 1 अपॉन R-L का स्क्वायर रह गया यहाँ नीचे, और यहाँ रह गया 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर. इसका एलसीएम क्या आएगा?
ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, ये आ गया इसके एलसीएम। और ऊपर आर प्लस एल का स्क्वायर, आगे आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको ओपन करिए, ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL इसका माइनस। अब ये माइनस जो है ये इसका सारे का है, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे अंदर, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसे आना था पहले। यदि मैं इसको और आपको सिंप्लीफाई करूं तो ये माइनस चिन्ह बाहर रहना था, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आना था। लेकिन जैसे हमने ब्रैकेट हटाना है, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस का क्या बन जाएगा, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। इस तरह से हमने इसको ऐसे किया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 4RL, 4RL। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2R इंटू 2L, 2R इंटू 2L। अब ये बन गया हमने QM इंटू 2L क्या होता है, ये हमने इसलिए ब्रेकअप करके लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एज QM इंटू 2L। ये हमने पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, आगे इसकी जगह क्या लिखेंगे, M इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। यदि अब हम मान लेते हैं इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल, आर की वैल्यू बहुत हो, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आर बहुत दूर है, ये छोटा सा डिस्टेंस है एल, तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपली एल को इग्नोर कर सकते हैं। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर का बाहर स्क्वायर है, तो क्या बन गया है, आर रेज़ टू पावर 4। अब एक आर से एक आर कट गया, देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, और यहाँ से दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये आपके पास कंक्लूजन निकला। अब इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यू हमारे पास से आती है। ओके, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हमारे पास ये एक डाइपोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर है। कोई भी लाइन जो इसके सेंटर में से नॉर्मल पास करे, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ये हमने पहले पढ़ा है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में। यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P। पॉइंट P का डिस्टेंस, अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2L है, ये हमें मालूम है, ये 2L है डिस्टेंस। तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये L है। इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, उसको मैं यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, उसको मैं R मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये L है, ये R है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या बन गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने क्या करना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले
इस पोल की वजह से एट दिस पॉइंट, तो वो कितनी होगी, मैं उसको B1 कह रहा हूँ. B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन ये डिस्टेंस NP का स्क्वायर, और किस तरफ को होगी ये, अलोंग NP, इस तरफ को. मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन B1. अब इसे NP की वैल्यू लिख लीजिए. B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, NP की वैल्यू लिख लीजिए. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट था, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरफ को अलोंग NP. ये हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई. इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट दिस पॉइंट, दैट इज B2. B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल. तो B2 की वैल्यू, B2 इज इक्वल टू, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. B2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे ही यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, QM अपॉन ये डिस्टेंस SP का स्क्वायर, SP का स्क्वायर. आगे अलोंग किस तरफ को होगी, इस तरफ को होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये B2 अलोंग PS. तो यहाँ पर भी वैल्यू डालिए आप. B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, दोबारा SP का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलोंग PS. अब आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई. एक आ गई आपके पास इस तरफ को, ये एक आ गई आपके पास इस तरफ को. आपने क्या करना है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है. इनको ऐड करने का तरीका है पैरेललोग्राम लॉ मेथड लगाते हैं आप. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं. इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड B, इस तरफ को नेट मैग्नेटिक फील्ड. इस B1 और B2 का जो टोटल है वो इन दोनों का टोटल इस तरफ को आएगा B. इसको कैलकुलेट करना है. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा. अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो कितना बन गया है, टोटल कितना बन गया है, सारा एंगल 2 थीटा. ये टोटल कितना बन गया, 2 थीटा. थीटा ऊपर थीटा नीचे, कितना बन गया, 2 थीटा. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इन B1 और B2 का रिजल्टेंट आएगा. Therefore, according to parallelogram law of vector addition, ये आपने +1 के अंदर पढ़ा हुआ है. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर जमा दूसरे वेक्टर का स्क्वायर जमा 2 गुणा पहला वेक्टर गुणा दूसरा वेक्टर गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में cos 2 थीटा. ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी. तो यहाँ वैल्यू डालिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज और भी देख सकते हैं कि ये जो B1 और B2 है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, QM अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, QM अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है. एज B1 इज इक्वल टू B2, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, कैन बी रिटन एज B1. B1 B2 को भी हम B1 ही लिख सकते हैं. तो क्या बन गया हमारे पास, देयरफॉर B इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे B1 स्क्वायर प्लस, अब B2 भी B1 के बराबर ही है, तो B1 स्क्वायर प्लस 2 B1 गुणा B2, B1 ये भी B1, तो क्या बन गया, B1 का स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा. क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे,
v1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, 2b1 स्क्वायर प्लस 2b1 स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट 2b1 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2b1 स्क्वायर अंदर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अंडर। अब ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास, देयरफॉर b इज इक्वल टू अंडर रूट 2b1 स्क्वायर, आगे इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया हमारे पास, b इज इक्वल टू 4b1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट, और b इज इक्वल टू, अब इसको करिए अंडर रूट को, 4 का अंडर रूट आ गया 2, b1 स्क्वायर का अंडर रूट आ गया b1 कॉस ऑफ थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड आई इस पॉइंट P के ऊपर। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जस्ट ये मैथमेटिकल ट्रिक है और कुछ नहीं है, ये हमने ऑलरेडी किया भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ। तो b इज इक्वल टू 2, अब b1 की वैल्यू पुट करिए, b1 की वैल्यू गुणा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे qm अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो गया, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ किसी भी ट्राइंगल से देख लीजिए, आप इस ट्राइंगल से देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस कितना है n, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये साइड कितनी थी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या बन गया हमारे पास, गुणा l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब 1/2 बराबर। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये मैंने qm लिख दिया, इंटू 2l, इस 2 को मैंने यहाँ लगा दिया, अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी पावर है यहाँ 1, आधी और जुड़ गई, कितनी बन गई, 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो क्या हो गया हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये qm इंटू 2l कितना होता है, ये होता है m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू इस डाइपोल। अब इसी को उसी तरह से जैसे हमने पहले कहा था कि इफ r is very very large as compared to l, then r square plus l square को क्या लिख सकते हैं, r square लिख सकते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, therefore b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला था, r square लिख सकते हैं, कि पावर, सारे की पावर भी कितनी थी 3/2, 3/2 से इस 2 से 2 कट गया, तो क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r की पावर 3। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली। ये आई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट भी निकाली थी, वो कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। इन दोनों में क्या फर्क है कि एक्सियल पॉइंट पे यहाँ 2 भी है ऊपर, यहाँ 2 नहीं है, मतलब एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड से कितनी है, 2 गुना है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 2 टाइम्स देन द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसको रिवर्स ऑर्डर में कह सकते हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ 1/2 द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसका आधा होती है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, या इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 गुना होती है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो आपने इस आर्टिकल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं एक PDF आपको, जो बुक का कॉपी है उसकी, मैं आपको बुक का पेज जो है उसका फ़ोटो खींच करके आपको साथ में अटैच करता हूँ। ओके, थैंक यू।